जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से अपन नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो जीवाणु रहेगा, बैक्टीरिया की बात करेंगे। और बैक्टीरिया बहुत सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सूक्ष्म होते हैं। और बैक्टीरिया है तो रोग है, रोग है तो डॉक्टर है। बैक्टीरिया नहीं होंगे तो रोग नहीं फैलेंगे, रोग नहीं फैलेंगे तो डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ गए बात को। और बायोलॉजी वाले बच्चे हैं तो नीट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, डॉक्टर नहीं बनने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जीवाणु को होता है रोग फैलाने का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं जीवाणुओं के बारे में कि जीवाणु क्या होते हैं। तो जीवाणु को देखो सबसे निम्न स्तर में रखा गया है, लोअर लेयर या लोअर कैटेगरी में रखा गया है। या हम ये कह सकते हैं जीवाणु जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर रखा गया है। किसमें रखा गया है? प्रोकैरियोट्स में रखा गया है। और जीवाणुओं की तुलना अगर हम किसी से करना चाहे तो प्लांट से भी कर सकते हैं और एनिमल से भी कर सकते हैं। प्लांट्स में बात करें तो हम शैवालों के साथ में इनकी तुलना कर सकते हैं, और जंतु जगत में हम प्रोटोजोआ से इनकी तुलना कर सकते हैं। वहीं जीवाणुओं की बात करें तो ये जो जीवाणु है वो सर्वव्यापी है। क्या है? सर्वव्यापी। और सर्वव्यापी के लिए कल भी अपन ने बताया था कि जल, थल, वायु, जंतु के देह के बाहर, जंतु की देह के भीतर सभी जगह पाया जाता है। जल में भी पाया जाएगा, स्थल पे भी पाया जाएगा, वायु में भी पाया जाएगा, शरीर के बाहर भी प्रेजेंट है और शरीर के अंदर भी प्रेजेंट है। पहली बात तो क्या काम कर रहा है? रोग फैला रहा है। शरीर के अंदर जाएगा तो भी रोग फैलाएगा, बाहर से भी धीरे धीरे क्या करेगा? रोग फैलाने का कार्य करता है। तो क्या होता है? सर्वव्यापी। एक को प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, एक कोशिकीय होता है। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और एक कोशिकीय होता है। दूसरी बात, शरीर के चारों तरफ कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाता है, और कोशिका भित्ति जो होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसके अलावा इनके केंद्र के चारों तरफ कोई आवरण नहीं पाया जाता, खुले पाए जाते हैं, बिखरे होते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर, और उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसके अलावा कसाब पक्षमाप के समान संरचना पाई जाती है और आधार काय से उत्पन्न होते हैं। आधार आंतरिक संरचना की बात करें तो कितनी होती है? 9+2 होती है। कितनी होती है? 9+2। ये थी बेसिक बातें। अब हम बात करेंगे जीवाणु के स्ट्रक्चर पे। जीवाणु की बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने बनी हुई है। इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत अपन ने कुछ नाम मेंशन किए और इन्हीं नामों पर अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें फर्स्ट आवरण की, या हम देखें तो जीवाणुओं पे 3 लेयर दिख रही है, 1, 2 और 3। इन्हीं तीनों लेयर पे क्या होगी? चर्चा होगी। आज का जो वीडियो है इन्हीं लेयर्स पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले बात करें, सबसे पहला जो आवरण है वो क्या है? कैप्सूल का। क्या है? कैप्सूल। या ये कह दें इन तीनों आवरणों में सबसे पहली जो परत है वो क्या है? कैप्सूल है। ये जो कैप्सूल है ये चिकना होता है। कैसा होता है? चिकना। एकदम स्मूथ होता है, चिकना। कुछ भी डालो फिसल कर चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं। दूसरी बात, ये जो कैप्सूल होता है चिकना किसकी वजह से होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। किसकी वजह से? ग्लाइकोकैलिक्स व जेली समान आवरण का होता है। समझ गए बात को। इसके अलावा यही कैप्सूल जो होता है जनन के समय एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु से चिपकने में मदद करता है। ये आया, दोनों को चिपका देगा। तीसरा आया, तीसरे को चिपका देगा। तो जनन के समय बेसिकली 2 जीवाणुओं को आपस में चिपकाने का जो काम होता है वो किसका होता है? कैप्सूल का। तो इधर हम लिख सकते हैं चिपकाने का कार्य, चिपकाने का कार्य। दूसरी बात, ये जो कैप्सूल है ये यहां पर कॉलोनी बनाता है। क्या बनाएगा? कॉलोनी बनाएगा। अगर किसी के अंदर संपुट है तो कैसा है? चिकना। और चिकना है तो सीधी सी बात है कॉलोनी कैसी बनेगी? चिकनी। अगर संपुट नहीं है तो कॉलोनी कैसी बनेगी? खुरदरी, रफ। चिकनी है तो फिसल कर चला जाएगा, खुरदरी है तो रुक जाएगा। दूसरी बात, कैप्सूल के बाद में दूसरे आवरण की बात करें तो सबसे बाहर क्या दिख रहा है आपको? फिम्बरी दिख रही है। क्या दिख रही है? फिम्बरी। फिम्बरी के लिए बात करें तो कहां से उत्पन्न होता है? आधार से उत्पन्न होता है और बाहर क्यों निकले होता है। यही फिम्बरी जो होती है जनन के समय काम करती है, एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु को पास लाने का काम करती है। क्यों? क्योंकि ये जो फिम्बरी है वो किसका काम कर रही है? संवेदनाओं का। किसका काम कर रही है? संवेदनाओं का। इसलिए एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु की तरफ आकर्षित करने का कार्य करती है। तीसरे आवरण की बात करते हैं। तीसरा आवरण क्या रहेगा? सेल वॉल। अब सेल वॉल का जिक्र हो रहा है तो सीधी सी बात है ये क्या होती है? दृढ़ होती है।
क्या होती है? दृढ़ होती है, कठोर होती है और सख्त होती है। किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। पेप्टिडोग्लाइकेन से। जंतुओं के अंदर हमने पादपों में हमने बात की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से, कवकों में बात की काइटिन से, और जीवाणुओं में किससे? पेप्टिडोग्लाइकेन से। पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं दे रखा है आपको तो आप लिख दो म्यूकोपेप्टाइड। क्या लिखोगे? म्यूकोपेप्टाइड। और सबसे बड़ी बात ये होती है, ये जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये सामान्य अभिरंजकों के द्वारा अभिरंजित नहीं किया जा सकता, नहीं देखा जा सकता। इनको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव थे, इनको हम ग्राम अभिरंजन के बेस पे देखेंगे। और ग्राम अभिरंजन के बारे में किसने बताया? डेनमार्क के वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई भी जीवाणु बैंगनी रंग स्वीकार कर रहा है तो वो क्या है? पॉजिटिव। अगर कोई नेगेटिव दे रहा है तो कौन सा रंग देगा? गुलाबी। कौन सा देगा? गुलाबी। तो बैंगनी रंग वाला पॉजिटिव और गुलाबी रंग वाला नेगेटिव। ये किसकी बात थी? क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने क्या किया, एक स्लाइड ली, इसके ऊपर जीवाणु डाल दी, चिपका दिया, आरेख बना दिया। फिर इसके ऊपर क्या डाला इन्होंने? क्रिस्टल वॉयलेट। फिर इसको धोया। धोने के बाद में इन्होंने वापस से एक विलयन डाला, आयोडीन विलयन। फिर धोया। फिर उसके बाद में इन्होंने इसको 90% एथेनॉल के साथ में धोया। फिर बाद में इस पे 1% सैफरिन डाला और फिर स्वच्छ जल से इसको धोया। तो ये जो स्लाइड थी धोने के बाद में या तो बैंगनी रंग देगी या गुलाबी रंग देगी। बैंगनी रंग पॉजिटिव और गुलाबी रंग नेगेटिव। या ये कह सकते हैं एक जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पॉजिटिव के अंतर्गत दो परतें होती है, एक पेप्टिडोग्लाइकिन की 5 परतों से बनी हुई संरचना, और नेगेटिव के अंतर्गत एक पेप्टिडोग्लाइकिन की परत बाकी 7 परतों से बनी हुई संरचना। इनके अंतर्गत रोग जनकता फैलाने का जो काम होता है वो नेगेटिव में पॉलीसैकेराइड के द्वारा, एक परत होती है पॉलीसैकेराइड, वो वहां पर क्या करती है? रोग फैलाने का काम करती है। वहीं टिकोइक अम्ल जो होता है ग्राम पॉजिटिव में रोग जनकता का क्या करता है? निर्धारण करता है। समझ गए बात को? तो इस प्रकार से सेल वॉल की बात हो। दूसरी बात करें, यहां पे फोर्थ पोर्शन सेल मेम्ब्रेन। थर्ड लेयर कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति के बाद पाई जाती है, ज्यादा मोटी नहीं होती है, लगभग 5 से 10 नैनोमीटर की होती है। कितनी होती है? 5 से 10 नैनोमीटर की होती है। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है ना, पॉजिटिव में भी पाई जाती है और नेगेटिव में, एक समान होती है। समझ गए बात को? और एकमात्र ऐसी चीज है जो प्लांट्स में भी पाई जाती है, जंतुओं में भी पाई जाती है और जीवाणुओं में भी पाई जाती है। तो ऐसी कौन सी संरचना है जो जीवाणुओं में भी, पादपों में भी और जंतुओं में पाई जाती है? वो है कोशिका झिल्ली है, दोनों में पाई जाती है। यही कोशिका झिल्ली जो होती है अंदर से अंतर्वलित हो जाती है। देखो यहां से क्या हो रही है? ये अंतर्वलित, और क्या बना रही है? मीजोसोम। यही मीजोसोम जो होता है ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम करता है। अर्थात ये कह सकते हैं यहां जो ऊर्जा लाने का काम है वो कौन है? मीजोसोम का। एटीपी के रूप में मीजोसोम, शोषण के रूप में मीजोसोम। इसके अलावा इस संरचना में आप देखोगे तो यहां पे कुछ आपको ब्लू ब्लू कलर की कुछ संरचनाएं दिख रही है। इन ब्लू संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर, वर्णकी लवक। क्यों? क्योंकि जीवाणु मर्तोपजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं और स्वपोषी भी होते हैं। किसकी वजह से? वर्णकी लवकों की वजह से, क्रोमेटोफोर की वजह से। जैसे नील हरीश सेवाल की आप बात कर सकते हो कि वो कैसा होता है? स्वपोषी होता है। इसके अलावा न्यूक्लियोइड की बात करें, या ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो केंद्रक या आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो बिखरा होता है, कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है या केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। इसके अलावा राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना, प्रोटीन फैक्ट्री है। तो यहां राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। और यहां राइबोसोम कितना होता है? 70S। दूसरा कोशिकांग है जो यूकेरियोट्स में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। यह अलग बात है कि यूकेरियोट्स में 80S होता है तो प्रोकैरियोट्स में 70S।
और इस 70s की 2 इकाई होती है, एक 50s होती है और एक क्या होती है 30s। एक 50s होती है और एक क्या होती है 30s। और एक जीवाणु के अंतर्गत लगभग 10 से 15,000 राइबोसोम पाए जाते हैं जो यहां क्या करेंगे, प्रोटीन बनाने का कार्य करेंगे। वही बात करें, एक होता है मैट्रिक्स, एक होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम कोशिका द्रव्य की तुलना में भी देख सकते हैं, अर्थात अंदर का जितना भी मटेरियल है जो जो समाये रखा है वो कौन है, मैट्रिक्स। ये कह सकते हैं इस मैट्रिक्स के अंतर्गत यूकेरियोट्स की कुछ कोशिकाएं जो होती है या कुछ पार्ट जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा गोल्जी का ईआर, ये सब क्या होती है यहां पर अनुपस्थित होती है। समझ गए बात को? तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे।